हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQ स्टॉपर। तो देखिए, हम लोगों ने IBACIO के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके 9 सेट्स बन रहे थे जिनको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा हम लोग अभी मैथ्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू SSC CGL के जो आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं, है ना, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो IBACIO, है ना, जो आपका एग्ज़ाम होना है वो टारगेट है हमारा। इसके अलावा बिहार SSC के स्टूडेंट्स भी इन सेशंस को ज़रूर देखिए, प्लस SSC CGL के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है देखिए, और CHSL और अदर जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, इन सभी के लिए यहाँ से आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए, आने वाले सेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन सेशंस में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। हम लोग साथ में मिलके मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने के मल्टीपल तरीके भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन का करने का जो शॉर्टकट है वो भी मिलेगा और उनका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके देखेंगे और कम से कम समय में किस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही में कैलकुलेशन ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी देखेंगे। देखिए, SSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो टाइम होता है बहुत ही कम रहता है, ऐसा हमको लगता है ना। तो देखिए, कैलकुलेशन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कितने समय में कितना कैलकुलेशन कर ले रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है SSC के एग्ज़ाम में। तो देखिए, आने वाले सेशंस में हम ये सभी चीज़ें सीखेंगे। प्लस आपको आने वाले सेशंस के जो भी PDF है, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊँगा उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिखे हुए नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। व्हाट इज़ हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे आपका एक बेईमान व्यापारी है जो सामान को बेचता है क्रय मूल्य से 12.5% की हानि पर, लेकिन 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम का वजन उपयोग करता है। तो हमसे पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक मर्चेंट के पास गए, वो कह रहा है कि जो भी हमारे सामान की कीमत है उससे मैं 12.5% के लॉस पे आपको बेच रहा हूँ, है ना। तो देखिए, यहाँ पे 12.5% के लॉस पे बेच रहा है। 12.5% जो हम फ्रैक्शन में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 1/8 और लॉस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 8 रुपये था, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा रहता है इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 8 रुपये था तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बेच कितने पे रहा है, 7 रुपये पे इसको बेच रहा है ना। तो आगे कह रहा था कि 28 ग्राम दे रहा है 36 ग्राम की जगह पे। तो देखिए, 36 ग्राम उसको हमें देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है हमको, केवल 28 ग्राम। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो 36 ग्राम की कॉस्ट है वो 8 रुपये है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 36 ग्राम की जो कॉस्ट है वो 8 रुपये है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि जो हमें दे रहा है 28 ग्राम उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए, 36 ग्राम की कॉस्ट 8 रुपये है, तो 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8/36। देखिए, 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 9 36। 1 ग्राम की जो वैल्यू आई है, जो कॉस्ट आई है, 2/9 आई है। हमें दे रहा है 28 ग्राम, तो जो 28 ग्राम हमें दे रहा है उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए, 1 ग्राम की हमें पता है, तो 28 ग्राम के निकालने के लिए हम 2/9 को 28 से गुणा कर देंगे। देखिए, ये हो जाएगा आपका 28 दूना 56, 56/9 रुपये जो कीमत होगी 28 ग्राम की होगी। देखिए, 28 ग्राम की कीमत हमने निकाल ली 56/9, और हमसे ले कितने रुपये रहा है, 7 रुपये, है ना। हमसे ले 7 रुपये रहा है, लेकिन जो हमको सामान दे रहा है उसकी कीमत आपकी कितनी है, 56/9। तो देखिए, उसका प्रॉफिट हो रहा होगा 56/9 जो है वो 7 से कम है, तो उसका जा कितना रहा है, 56/9 ले रहा है 7। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 7 - 56/9, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है देखिए
हमसे ज़्यादा ले रहा है और उसका कम जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा हो, है ना, उसका प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 9 सत्ते 63 माइनस 56, तो ये आएगा आपका 7/9 रुपये का उसका प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, उसकी कीमत पे। तो उसकी कीमत कितनी थी, 56/9। तो देखिए हमें परसेंटेज निकालना था, तो 56/9 पे 7/9 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 1/8, 7/56 तो हो जाएगा 1/8, और 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 12.5%, और इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो भी देख लीजिए, है ना। देखिए कह रहा था कि 36 ग्राम की जगह पे 28 ग्राम दे रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 36 ग्राम की जगह पे वो 28 ग्राम हमको दे रहा है। यहाँ पे हम मान लें अगर डायरेक्ट कि 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपये है, तो 36 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 36 रुपये, है ना। और 28 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 28 रुपये। देखिए कह रहा था कि जो भी उसकी कॉस्ट है उससे वो 12.5% के लॉस पे बेच रहा है। तो देखिए 36 का 12.5% आप कम करेंगे, 12.5 मतलब 1/8, 36 का 1/8 कम करेंगे, तो देखिए 36 का 1/8 आप निकालिए। देखिए 36 को 8 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए तो आएगा 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। 36 का 1/8 आपका 4.5 होगा। ये लॉस पे बेच रहा है, मतलब 36 से वो 31.5 रुपये पे बेच रहा है। 36 उसकी एक्चुअल कीमत थी सामान की, लेकिन वो लॉस पे बेच रहा है 12.5% लॉस पे। तो वो हमको सामान कितने का दे रहा है, 31.5 रुपये का, मतलब हमसे वो 31.5 रुपये ले रहा है, लेकिन वो बेईमानी कर रहा था। वो 28 ग्राम हमको एक्चुअल में दे रहा था, तो इस 28 ग्राम की जो कीमत थी वो 28 रुपये थी, मतलब उसका 28 रुपये जा रहा है और हमसे 31.5 रुपये ले रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है आपका 3.5 रुपये ज़्यादा ले रहा है। देखिए 31.5 और 28 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3.5 का, तो हमसे 3.5 रुपये ज़्यादा ले रहा है अपनी कॉस्ट से। तो देखिए ये इसका प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पे आप दशमलव हटाइए, नीचे 0 आ जाएगा, और ये 35 8 280 आपका हो जाएगा, मतलब 1/8 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। इसको फ्रैक्शन में आप 12.5% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12.5% का उसका गेन हो रहा है। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। दो संख्याओं का हमें HCF दिया हुआ है 12, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उनका LCM कभी नहीं हो सकता है। देखिए अगर दो नंबर्स का आपको LCM दिया हुआ है, तो हम नंबर्स जो हैं वो मान लेंगे। पहला नंबर हम मान लेते हैं 12x, और दूसरा जो नंबर होगा वो 12y आपका हो जाएगा। देखिए जो भी HCF होता है आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों जो नंबर्स हैं वो 12 के मल्टीपल होंगे। तो देखिए पहला नंबर हमने 12x मान लिया और दूसरा नंबर हमने 12y मान लिया। देखिए इनका जब LCM निकालेंगे तो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक बार आएगा। यहाँ पे 12x और 12y में 12 आपका कॉमन है तो 12 एक बार आएगा। फिर x y दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये हमारा LCM होगा इन दो नंबर्स का, है ना। तो देखिए जो भी LCM होगा हमारा इन दोनों नंबर्स का, जिनका HCF आपका 12 है, वो हमेशा आपका 12 का मल्टीपल होगा। देखिए ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए कि अगर HCF दो नंबर का 12 है तो उनका LCM जो है वो 12 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 12 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 छंग 72 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 12 के पहाड़े में 90 कभी नहीं आता है, 12 सत्ते 84 आपका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये एकदम आपको क्लियर होंगी चीज़ें, है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P. AB is a direct common tangent to the 2 circles. A and B are points of contact and angle PAB is equal to 40 degree. The measure of angle ABP is। तो यहाँ पे आपको दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। A और B स्पर्श बिंदु हैं और कोण PAB आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण ABP की माप पूछिए। देखिए दो सर्कल्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपके दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को
एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। तो मान लेते हैं ये जो दो सर्कल्स हैं इनका जो टचिंग पॉइंट है वो पी है, कुछ इस तरह है ना। देखिए ये आपका पी जो है वो यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका पी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए आगे कह रहा था कि ए बी इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो देखिए इन दोनों को स्पर्श करती हुई एक लाइन होगी है ना, इन दोनों को टच करती हुई एक लाइन जा रही होगी। अरे बन जा भाई, कुछ ऐसे है ना। ये दोनों सर्कल्स को क्या करेगी, टच करेगी। पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी। तो एक को ए पे टच कर रही है और दूसरे को बी पे टच कर रही है। कह रहा है पी ए बी एंगल जो है वो 40 डिग्री है। देखिए पी ए बी, तो देखिए पी ए को आप मिलाइए तो ये बनेगा आपका, ये पी ए हो गया आपका और ये आपका हो गया पी बी, है ना। देखिए पी ए बी आपको एंगल जो दिया हुआ था वो 40 डिग्री दिया हुआ था। हमसे पूछा है ए बी पी की माप ए बी पी, तो ये कितना होगा। देखिए अब ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद है तो आपको पता होगा ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये डायरेक्ट आपको पता है तो ये 90 हो जाएगा, ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 50 होगा। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 90 कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए। ये अगर आपके सेंटर्स हैं दोनों सर्कल्स के, हम मान लेते हैं यहाँ पे ये सर्कल के क्या हैं, सेंटर हैं। देखिए ए को हम सेंटर से मिलाते हैं और बी को भी हम सेंटर से मिला लेते हैं। देखिए और ये जो दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं उनको अगर हम मिलाएंगे तो ये पी से होते हुए जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ और पता होगी, सेंटर से जो भी आपकी टेंजेंट होती है, सेंटर से अगर हम लाइन खींच रहे हैं टेंजेंट पे, तो ये जो आपका एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ऐसे ही इधर भी ये जो एंगल होगा आपका, ये भी पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। मान लेते हैं ये O1 है और ये O2 है। देखिए O1 A B कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे ही O2 B A कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए अगर ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं और ये दोनों जो आपकी लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल होंगी, है ना। ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स की क्या है, रेडियस हैं। तो देखिए अगर ये 90 है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया, O1 P अगर आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखिएगा O1 P A ये कितना हो जाएगा। देखिए AO1 और O1 P आपकी रेडियस हैं। AO1 P ट्राइंगल आप देखिए AO1 P, तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा। देखिए O1 AP और O1 PA आपके कितने होंगे, 45 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगर PO2B आपका 90 डिग्री है तो BPO2 और O2BP आपके 45 डिग्री बनेंगे, है ना। देखिए ये 45 है और ये भी 45 है, 45 90, बचा कितना, 90। तो ये जो एंगल आया आपका 90 डिग्री आया है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखिए ये अगर रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर मार्क करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज़ 169 और 144 का मध्यानुपाती है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, b इज इक्वल टू रूट ए बी। तो अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 169 और 144 का हमें स्क्वायर रूट लेना है ना। 169 और 144 को गुणा करके हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए 169 का स्क्वायर रूट आपका 13 और 144 का आपका स्क्वायर रूट 12। तो देखिए 13 गुणे 12 आपका 156 हो जाएगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे एग्ज़ाम में। बाकी आपको ये चीज़ें पता है, मेन प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए कि रूट ए भी होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए और लिखने में समय कभी भी बर्बाद मत कीजिएगा एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिए 169 का रूट 13
144 का रूट 12, 13 को हम ले सकते हैं 12 + 1 गुणे 12। देखिए 12 12 हम 144, 12 का स्क्वायर है ना, फिर 12 1 नम 12, 144 + 12 आपका 156 हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। देखिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मैं करूँगा 8 5 13 और यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क कर दूँगा। देखिए कैसे आपका जो इंक्रीजमेंट है, अगर हम लेंथ और ब्रेथ को 8% और 5% से बढ़ा रहे हैं तो ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होगा। और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको नहीं पता है तो a + b + AB/100 आपका होता है ना। देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दोनों इंक्रीज हो रहे थे तो दोनों प्लस में ही आएंगे। तो देखिए AB+ और BB+ है ना, प्लस AB/100। तो देखिए 8 + 5, 8 × 5/100, 8 5 13 + 8 5 40, 40/100 करेंगे तो ये आएगा आपका 13 + 0.4, 40 को 100 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 0.4, ये हो जाएगा आपका 13.4% इंक्रीज़ है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा इसको डीप में देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लेंथ जो है वो 8% से इंक्रीज़ की गई है। 8%, अगर पहले लेंथ थी आपकी 100 तो इसको 8% से इंक्रीज़ करके 108 कर दी गई है ना। फिर ऐसे ही ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं इसकी पहले थी 100 है ना, इसको 5% से हमने इंक्रीज़ किया है। तो देखिए 5% से इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। फिर पहले एरिया क्या था, तो ये पहले एरिया था 100 × 100 लंबाई × चौड़ाई, और अभी एरिया क्या हो गया है 108 × 105। या थोड़ा इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक बार कर लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए है ना। देखिए इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25, इसको काटेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 2 28 हो जाएगा, 4 7 28। मतलब पहले लेंथ थी 25, अभी हो गई है 27। फिर इसको काटिए तो ये आएगा 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 20 और ये हो जाएगा आपका 21। तो पहले अगर चौड़ाई थी 20 तो अभी 5% इंक्रीज़ करने पे कितनी हो गई 21। देखिए उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 25 × 20 तो ये हो जाएगा आपका 500। पहले जो क्षेत्रफल था वो 500 था, अभी कितना हो गया है 27 × 21। तो देखिए 27 × 21 आप कैसे करेंगे, तो 21 को हम 20 + 1 लिख लेंगे है ना। तो 27 दूना 54 तो ये हो जाएगा आपका 540 और 27 में और जुड़ेगा। देखिए ये कैलकुलेशन आप अपने मन में ही कीजिए कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए 27 दूना 54 तो ये हो जाएगा 540, अपने मन में याद रखिए 540 और 27 अभी 1 से और मल्टीप्लाई होगा तो 540 + 27 आपका 567 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और आंखें बंद करके इसको सोचिए। 27 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है तो 27 × 21 को हम लिखेंगे 20 + 1, मतलब 27 को पहले 20 में गुणा करना है, फिर 27 को 1 में गुणा करना है। तो देखिए 27 को 20 में गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 मतलब 540 है ना, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 27, 540 + 27, 40 में 27 जोड़िए तो कितना होगा 67। मतलब हमारा जो क्षेत्रफल आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा 567 है ना। देखिए पहले 500 था, अभी 67 हो गया, कितना बढ़ गया 67, कितने पे 500 पे। तो परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा 100 से गुणा कर लेंगे। देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 67 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा देखिए 13 × 25 65 होता है ना। 67 को 5 से काटेंगे तो 5 के नाम 5, 5 3 15 बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 5 चौक 20, 13.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। देखिए जब भी दोनों में इंक्रीज़ हम करते हैं तो वो आपका सक्सेसिव इंक्रीज़ होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें अगर एक इंक्रीज़ हो रहा होता और दूसरा माइनस होता तो देखिए एक को हम पॉजिटिव लेते, एक को निगेटिव लेते, यही एक फार्मूला है। फार्मूला क्या, आप इसको ध्यान रखिए, आराम से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई। आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सरल करके लिखना है। देखिए cos 45, तो cos 45 की जो आपकी वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। sec 30 की जो वैल्यू होती है आपकी 2√2/√3 होती है।
प्लस कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए ऊपर 1/√2 है, नीचे हम 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा आपका 1/√3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 बटे में √3 है ना। देखिए √3 ऊपर जाएगा और ये √2 नीचे आएगा। देखिए √3 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये √3 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में जो है वो प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो देखिए इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाई। देखिए √3 माइनस √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 3 माइनस √3 बटे में आपका 2√2, ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 जो कि बचेगा आपका 2 है ना। देखिए √2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे अभी एक बार और, क्यों? क्योंकि नीचे क्या दिख रहा था हमें? 8 दिख रहा था 2 ऑप्शन में है ना। तो देखिए 2 दूना 4 और √2 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या बन रहा है, तो ऊपर √2 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बचेगा √3 माइनस 3 और 2 6, 3 दूनी 6 है ना, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसको सिंप्लीफाई कर लेना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ डिवीजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस 1। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। देखिए यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखिए a की पावर n माइनस 1, यहाँ पे अगर n आपका इवन है तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो a माइनस 1 a प्लस 1 आपके होते हैं। फिर अगर n यहाँ पे ऑड हो तो इसके जो फैक्टर होंगे वो a माइनस 1 होगा है ना। बाकी आपका आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता है, तो देखिए लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं वो होंगे ही होंगे। देखिए n अगर इवन है तो आपके फैक्टर 2 बनेंगे, a माइनस 1 a प्लस 1 ये आपके बनेंगे ही बनेंगे। फिर अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर a माइनस 1 होने वाला है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर n इवन है तो हमें अलजेब्रा में एक एक्सप्रेशन पता होगा a स्क्वायर माइनस 1, इसका फार्मूला आपको पता होगा, इसका फार्मूला होगा a माइनस 1 a प्लस 1। तो यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही n अगर ऑड है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 3, a क्यूब माइनस 1 का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो देखिए n अगर ऑड है तो यहाँ पे एक फैक्टर आपको a माइनस 1 मिला है, n अगर इवन है तो आपको 2 फैक्टर मिले हैं a माइनस 1 और a प्लस 1। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, ऑड है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 1, 49 माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा है ना। बाकी क्या है ये हमें नहीं पता है। देखिए 49 माइनस 1 कितना करेंगे 48। तो हमसे पूछा है कौन सा नंबर दिए गए ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन का एक डिवीज़र है। तो देखिए हमारा नंबर क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया 48 और 48 का एक मल्टीपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8। तो यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको केवल इतना ही सोचना था, 49 माइनस 1 48 और 48 किसके मल्टीप्लिकेशन में आता है 8 के पाड़े में 48 आता है। तो यही ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत शिकायत रहती है कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है बहुत ही कैलकुलेटिव आता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप समय वेस्ट मत कीजिएगा है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन जो देखते हुए आपके होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप देखते ही क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर, बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स है ना। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो ये हमसे यहाँ पे पूछा है। देखिए 1500 मीटर की एक रेस है जिसमें अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हराता है। तो देखिए अनिल
आपका जो है फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा और बकुल को 150 मीटर से हराया है, तो अनिल से बकुल 150 मीटर पीछे होगा। बकुल यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। तो देखिए अनिल जब 1500 मीटर चला है तो बकुल कितना चला है, 1500 में 150 मीटर कम चला है, मतलब 1500 माइनस 150 मतलब 1350 मीटर चला है कौन, बकुल। तो देखिए इनके डिस्टेंस का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 से आप काटेंगे तो ये आएगा 10:15 9 या 135, 10:9 आपका ए और बी के डिस्टेंस का आएगा जब टाइम क्या है, दोनों सेम ले रहे हैं, है ना। तो ये आपका बन गया रेशियो ए और बी के डिस्टेंस का। देखिए आगे कह रहा था कि बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। तो देखिए इस बार बकुल जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा और चार्ल्स जो होगा बकुल से 75 मीटर पीछे होगा। मतलब जब बकुल 1500 मीटर चला है तो चार्ल्स 75 मीटर कम चला है, तो 1500 में 75 कम करेंगे आपका आएगा 1425। देखिए बी और सी का जो रेशियो आएगा डिस्टेंस का कितना आएगा, देखिए इसको आप काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 25 पचैयम 125, 17 5 तो 25 सत्ते 175। देखिए बकुल यहाँ पे जब 60 चल रहा है तो चार्ल्स 57 चल रहा है। यहाँ पे बकुल कितना चल रहा था, 9। तो देखिए 9 और 60 को हम क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखिए ये आपका मिडिल में बकुल, इधर आपका चार्ल्स और इधर आपका अनिल। देखिए 9 छक्का 54 तो ये हो जाएगा 540। 9 को 57 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 57 की जगह पे अगर यहाँ पे 60 होता तो होता आपका 9 छक्का 54 540। अगर यहाँ पे 57 की जगह पे 60 होता, लेकिन 60 नहीं, कितना है, 3 कम है, 57 है। मतलब 9 छक्का 54 540 माइनस 27 तो ये कितना बचेगा आपका 513, है ना। और 60 का यहाँ पे गुणा होगा 10 में तो ये हो जाएगा आपका 600। मतलब अनिल 600 चलेगा तो बकुल 540 चलेगा और चार्ल्स उस समय कितना चल रहा होगा, 513। हमसे पूछा है बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स। तो देखिए अनिल को अभी यहाँ पे कितना चलना है, 1500 मीटर चलना है, पूरी रेस फिनिश करनी है। तो देखिए 600 का 1500 कितना गुना है, तो ये आपका देखिए 6 दूनी 12 2 गुना हुआ और 300 और जाना है, मतलब 600 का आधा और जाना है, तो आधा और जाना है मतलब 0.5, तो ये आपका 2.5 गुना है। तो ये जो होगी आपकी डिस्टेंस चार्ल्स की, ये भी 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये आप निकालिएगा। देखिए ये हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1026 और आधा और इसमें जोड़ना है। तो देखिए आधा और जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 2 पंची 10 2 छंग 12 2 पंची 10, है ना। 6 6 12 5 2 7 1 8 और ये आपका 2, ये आ गया 1282.5। मतलब जब अनिल आपका 1500 मीटर चल रहा है तो जो चार्ल्स है वो 1282.5 मीटर ही चल पा रहा है। देखिए इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 1500 में से 1282.5 घटाइए तो देखिए अगर ये 1300 होता तो 200 हो जाता, है ना। 1300 होता तो 200 की कमी होती 1500 में, लेकिन ये 82.5 है, तो मतलब 1300 में ये कितना कम है, 17.5। तो ये आपका डिफरेंस आएगा 217.5। तो इतने से ये अनिल जो है चार्ल्स को बीट करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन हम और कम कर सकते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर अनिल 600 चल रहा है और चार्ल्स 513 चल रहा है तो कितना कम चल रहा है, चार्ल्स जो है कितना कम चल रहा है, या अनिल कितने से बीट कर रहा है, जब 600 अनिल चल रहा है और चार्ल्स कितना चल रहा है 513। तो देखिए 87 जो है 87 मीटर से जो है अनिल बीट कर रहा है 600 मीटर की रेस में। तो देखिए 600 नहीं चलना था, कितना चलना था 1500, मतलब 2.5 गुना हमें यहाँ पे लेना था। तो 87 का यहाँ पे आप डायरेक्ट 2.5 गुना करेंगे तो ये आपको 217.5 मिल जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ₹2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू 3725 ऑन मैच्योरिटी। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम। तो देखिए यहाँ पे 2500 रुपये को हमने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश किया था, जो परिपक्वता पर 2725 रुपये हो गया। तो हमें साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कि क्या थी, है ना। तो देखिए 2500 रुपये हमने इन्वेस्ट किया था, ये 8 साल में 8 ईयर्स में
आपका 3725 रुपये हो गया, है ना। 3725 रुपये ये 8 साल में हो गया। मतलब हमने ब्याज कितना कमाया, 3725 माइनस 2500 करेंगे तो ये आपका आएगा 1225 रुपये। 8 सालों में हमने ब्याज कितना कमाया है, 1225 रुपये। किस पे है ये, सिंपल इंटरेस्ट पे है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है आपका, हर साल का ब्याज क्या रहता है, सेम रहता है। तो 8 साल का ब्याज आपका 1225 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1225/8, है ना। देखिए हमसे पूछा इंटरेस्ट, तो देखिए ये हमने निकाला 1 साल का ब्याज, ये हमको किस पे मिला होगा, 2500 रुपये पे। तो देखिए 1225/8 जो मिला है इंटरेस्ट हमें 1 साल का, वो 2500 रुपये पे मिला है। तो हमारा ये रेट आ जाएगा 2500 का 1225/8 कितना प्रतिशत है, अगर ये हम निकाल लें तो हमारा रेट यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 8 आपका नीचे आ जाएगा, 1225/8 गुणे 2500, परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 25/8 आपका कितना होता है, 200, है ना। तो ये हो जाएगा 1225/200। देखिए 2 से ऊपर को हम डिवाइड कर देंगे 1225 को, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 एकनम 2, 2 दूना 4 और पॉइंट 2 पंची 10 और नीचे कितना बचेगा, 100, है ना। तो देखिए 100 से और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.125%। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हर साल हमें जो प्रिंसिपल हमारा होता है उसी पे मिलता है और ये हर साल आपका इक्वल होता है ना। तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, अरे 1 साल का अगर हम x मान लें तो 8 साल का आपका ब्याज हो जाएगा 8x और ये टोटल किसके इक्वल था, 1225 के। तो यहाँ से हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया था। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 डेज। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जहाँ पे 3 प्रिंटर्स के द्वारा, है ना, डिफरेंट डेज पे कितने प्रिंट जो है नंबर ऑफ पेजेस कितने प्रिंट किए गए हैं वो दिया हुआ है। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 डेज। तो यहाँ पे जो प्रिंटर जेड है इसके द्वारा तीनों दिन जो भी नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट किए गए हैं उनका एवरेज क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे आप 210, 168 और 218 को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐड कैसे करना है, 21 दो डिजिट्स आप जो हैं उनको एक साथ लेके चलिए और इनको ऐड कीजिए, कैलकुलेशन आपकी इससे मजबूत होगी। देखिए 21 + 16 कितना, 37, 37 में 21 जोड़ेंगे तो आपका 58 हो जाएगा, मतलब 580, है ना, क्योंकि हमने इकाई का जो अंक है वो छोड़ दिया था, है ना, यूनिट डिजिट जो है छोड़ दी थी। हमने केवल हंड्रेड्स प्लेस और टेंस प्लेस को यहाँ पे जोड़ रहे थे। तो 21, 16, 37, 37 और 21 आपका 58, मतलब ये हो गया 580। और यहाँ पे देखिए 8 और है तो 588 आपका हो जाएगा, है ना। 588 डिवाइडेड बाई 3, देखिए इसको काट दीजिए तो देखिए 19 3 57 होता है, तो यहाँ पे आएगा 19, यहाँ 1 बच जाएगा, होगा 18 और 3 छंग 18, 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे। देखिए हमें पता है कि 3 से जो भी सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, तो देखिए 3 से डिवाइड करते हुए चलिए, तो यहाँ 210 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70। ऐसे ही 160 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53 सही 1/3 आएगा और 53 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 53 + 1/3, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 53 + 1/3 मैंने लिख लिया। देखिए 218 को जो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 2/3। तो देखिए 7 × 5 = 12, 7 × 19 और 3 × 2 = 5, ये कितना हो गया आपका 195। और देखिए 1/3 और 2/3 मिलके आपका एक और हो जाएगा और यहाँ पे 196 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स। हिज हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स एक्सीड्स हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 157 रन्स। इफ दीज 2 innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 run. Find his highest score in an innings। तो यहाँ पे देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 27 पारियों में बल्लेबाजी का जो औसत है वो कितना है, 47 रन। कहा है एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। देखिए हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर, अगर लोवेस्ट स्कोर उसका x है तो हाईएस्ट स्कोर जो होगा
157 ज़्यादा होगा, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 157 प्लस x। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। तो न्यूनतम और उच्चतम स्कोर को अगर हम माइनस कर दें इन 27 पारियों में से, तो देखिए 2 पारी आपकी माइनस हो जाएंगी, कितने बचेंगे 25। इन 25 पारियों का जो औसत बचा है वो कितना बचा है 42। तो हमसे पूछा है एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, तो जो उसका हाईएस्ट स्कोर है वो हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे 27 इनिंग्स जो उसने खेली थी पहले, उसमें उसका जो एवरेज था 47 था, तो टोटल रन इसके कितने हो जाएंगे 27 गुणे 47। फिर इनमें से अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट को हम हटा देते हैं, देखिए इनका सम कितना आएगा 157 प्लस 2x। तो 157 प्लस 2x अगर हम माइनस कर दें तो जो बची हुई 25 पारियां हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 42। तो टोटल रन्स कितने बचेंगे 25 गुणे 42। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। ये हमारे टोटल रन्स थे जब उसका एवरेज 47 था, इनिंग्स कितनी थी 27, तो हमने टोटल रन्स निकाले 27 गुणे 47, है ना। इसमें से जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर है उसको जब मैंने माइनस किया तो देखिए जो बची हुई 25 पारियां हैं उनका एवरेज दिया था 42, तो टोटल रन्स कितने होंगे इन 25 पारियों में 25 गुणे 42। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 27 गुणे 47, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 25 गुणे 42। तो देखिए 27 गुणे 47 को आप गुणा कीजिए। देखिए 27 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये मिलेगा आपको 108, मतलब 1080 हो जाएगा। प्लस देखिए 27 गुणे 7 करेंगे तो देखिए 27 की जगह पे अगर 30 होता तो 7 गुणे 30 कितना हो जाता आपका 210। देखिए कैलकुलेशन आप माइंड में कीजिएगा, बहुत कम यूज़ कीजिएगा लिखने का, है ना। देखिए 27 गुणे 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 30 में तो कितना होगा आपका 210। लेकिन ये हमने 30 जो है 3 ज़्यादा ले लिया है, मतलब -3 करेंगे। 27 को क्या लिखेंगे 30 माइनस 3, है ना। तो देखिए 7 21 210 हुआ, और 210 में हमने -21 किया। देखिए 210 में अगर 20 माइनस करेंगे तो 190 पे पहुँचेंगे, एक और माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 189 आपको और ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखिए माइनस आपका 157 माइनस का 2x, 25 गुणे 42, देखिए 25 को 100 और 25 गुना 50, मतलब 25 गुणे अगर 40 होता तो 1000 हो जाता, और 50 और मतलब 1050। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए 189 और 57, तो इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 189 में से 57 घटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 32, और 32 इसमें जुड़ जाएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 3 11, मतलब 1012 आपका हो जाएगा, है ना। फिर 1050 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2x के। तो देखिए ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 1012 में से 1050 माइनस करें तो ये आपका आएगा 62, ये इक्वल है 2x के। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 31, मतलब जो उसका लोएस्ट स्कोर है वो हमें मिल गया है कितना 31। तो इसका हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 157, इसमें और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 188। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका। देखिए यहाँ पे जो उसका 27 इनिंग्स का एवरेज था वो था 47, और जब हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों इनिंग्स को हटा दिया तो उसकी बची जो इनिंग्स है 25 हैं, और उसका जो एवरेज है वो घट के कितना हो गया है 42, मतलब एवरेज में कितनी कमी आ गई 5 की, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर ये दोनों इनिंग्स जो हमने घटाई हैं अगर ये 47 ले जाती, अगर 47 रन और 47 रन अपने एवरेज जो पुराना एवरेज था उतना ही ले जा रहे होते दोनों, तो देखिए 47 और 47 अगर ले जा रहे होते, इतने रन ले जा रहे होते, साथ में कहाँ जा रहे हैं ये बाहर जा रहे हैं, है ना। जो टोटल आपके इनिंग्स थे उनसे ये हम माइनस कर रहे हैं, तो ये जो इनिंग्स हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर 47 ले जाती तो जो आपका एवरेज नया होता ये भी 47 होता। अगर इतना ही एवरेज ले जाती तो जो आपका एवरेज नया आता ये भी सेम आता, लेकिन देखिए इसमें ये कम हो गया है, और कम तभी होगा जब ये दोनों पारियां इस एवरेज से ज़्यादा ले जा रही होंगी, है ना। तो वो कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। देखिए 47 अगर ले जाती तो टोटल 94 रन एक अपने साथ ले जाती, लेकिन 94 नहीं ले जा रही हैं, कितना ले जा रहे हैं, इससे कुछ ज़्यादा ले जा रहे हैं। कितना ज़्यादा ले जा रहे हैं, देखिए 5 की कमी हो गई है, 5 की कमी हो गई है इन 25 इनिंग्स पे, है ना। 25 इनिंग्स पे 5 की कमी हो गई है,
तो ये इतना जो है टोटल रन अपने साथ ले जा रहे हैं। देखिए ये कितना होगा, 25 पचीम 125 प्लस 94, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 5 4 9 9 2 11 और ये हो जाएगा 219। मतलब ये जो दोनों इनिंग्स हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये टोटल रन ले जा रहे हैं 219 और इनका सम क्या है 2x प्लस जो हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर है वो कितना है 2x प्लस 157। देखिए यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा 62, 219 माइनस 157 कितना मिलेगा 62 और x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 31, है ना। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे कहा है, एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा है कि अगर ये दोनों इनिंग्स हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर इतना ही एवरेज अपने साथ ले जा रही होती, तो देखिए 47 और 47 दोनों इनिंग्स ले जा रही होती, तो टोटल रन जो हैं वो 94 माइनस हो जाते। लेकिन हमारा जो एवरेज है वो 5 से कम हो गया है और ये जो 5 का एवरेज है वो सब में बटा होगा। तो देखिए 5 गुणे हमने 25 किया, 94 प्लस 5 गुणे 25, ये हमारे टोटल रन्स आ गए जो ये दो इनिंग्स ले जा रहे हैं। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से जो लोवेस्ट स्कोर है वो हमें मिल गया। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है P and Q कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 days and 10 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days Q हैड टू लीव एंड P अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मैनी डेज वॉज द वोल वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देखिए P और Q हैं, एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए P और Q, P जो काम को पूरा करता है वो 15 दिन में करता है और Q जो है उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को कार्य छोड़ना पड़ता है और P अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा वो इनका एलसीएम आएगा। क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 15 और 10 का एलसीएम जो होगा आपका 30 होगा, है ना। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30, तो 30 यूनिट जो है वो हमने मान लिया टोटल वर्क। 30 यूनिट वर्क को P करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा 30/15 मतलब 2 यूनिट। ये इसकी एफिशिएंसी हमने निकाली है कि P जो है पर डे 2 यूनिट काम करता है और 15 दिनों में वो 30 यूनिट टोटल काम कर लेगा। ऐसे ही Q देखिए 30 यूनिट टोटल काम है, 10 दिन में Q कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 30/10 3 यूनिट ये कर रहा होगा, है ना। तो एफिशिएंसी Q की कितनी है 3 यूनिट। तो देखिए जब ये दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 3 2 5 यूनिट ये एक दिन में काम करेंगे। कह रहा था कि वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद Q को कार्य छोड़ना पड़ता है। तो देखिए 2 दिन इन्होंने मिल के काम किया, तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे थे, तो 2 दिन में कितने यूनिट किए होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 यूनिट इन्होंने काम किया होगा, है ना। 2 दिन में दोनों ने मिल के 10 यूनिट काम किया होगा। बचा कितना यूनिट है, देखिए 30 टोटल था, 10 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, मतलब 20 और बचा हुआ है। तो रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है, P कर रहा है, अकेले शेष कार्य को P पूरा करता है। देखिए P एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट, तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 दिन और लगेंगे Q के छोड़ने के बाद। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, देखिए 10 दिन P ने अकेले काम किया है और 2 दिन पहले काम किए थे, तो 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 डेज, है ना। तो 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, 10 दिन मत मार्क कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल काम की बात कर रहा है ना। वोल वर्क इन हाउ मैनी डेज वॉज द वोल वर्क कंप्लीटेड, तो पूरे काम की बात कर रहा है। तो P ने 10 दिन काम किया अकेले और साथ मिल के काम कितने दिन किए थे 2 दिन, है ना। तो 10 + 2 12, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 डेज। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज आर 4000. नंबर ऑफ ट्रक sold by a particular company is shown as a % of total number of truck sold by all these 8 companies. तो यहाँ पे आपको एक वृत्त आलेख दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, किस टर्म में, परसेंटेज के टर्म में, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 8 कंपनियों के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड हैं वो कितने हैं 4000, है ना। 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या कितनी है 4000।
किसी विशेष कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है ना। पूछा है हमसे द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। तो देखिए जो 8 कंपनीज आपकी टोटल हैं उनके द्वारा कितने परसेंट ट्रक्स बेचे गए हैं, तो ये होगा आपका पूरा 100% है ना। जो 8 कंपनियां हैं इनके द्वारा जो टोटल है कितना है 100%। और आपसे पूछा है बी सी एफ एंड एच इनके द्वारा बेचे गए जो आपके ट्रक हैं उनका परसेंट टोटल कंपनियों के द्वारा बेचे गए ट्रक से कितना परसेंट लेस है। देखिए यहाँ पे बी आपका 27% है, सी आपका 18% है, एफ आपका जो है देखिए एफ आपका ये रहा 7% और एच आपका है 14%। देखिए 27, 18 आपका 45, 45 और 7 आपका 52, 52 और 14 आपका 66। मतलब इन 4 कंपनियों के द्वारा बी सी एफ एंड एच इनके द्वारा बेचे गए जो परसेंटेज है ट्रक्स का वो कितना है 66%। और इनका हमसे डिफरेंस पूछा है, तो देखिए ये डिफरेंस आपको मिलेगा 34%। तो इसका राइट आंसर आपका 34% हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ के देख के ही मत घबरा जाइएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए हम लोगों ने आज एसएससी सीजीएल आपका जो 1 दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था उसके शिफ्ट 1 के आज 13 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। देखिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके जो हो सकते हैं वो सीख रहे हैं और ये हम आने वाली वीडियोज़ में सीखते रहेंगे। इसके बचे हुए 12 क्वेश्चन अगली पार्ट में आपको मिल जाएगा है ना। तो धीरे धीरे हम लोग जो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर हैं इनको सॉल्व करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स भी सीखेंगे है ना, जो कि आपको आज लगा होगा कि थोड़ा हम कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं ना। देखिए जो आपका टाइम होता है सीजीएल के एग्ज़ाम में टियर 1 में है ना वो बहुत ही कम रहता है ऐसा हमको लगता है, लेकिन वो हमारी जो टाइम नहीं बचता है वो कैलकुलेशन की वजह से ही बचता है। कभी कभी कैलकुलेशन हमारी जो होती है हम बहुत ही बेसिक से करने लगते हैं जिससे हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ हम आने वाली वीडियोज़ में सीखते रहेंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। प्लस जो आईबी के छात्र हैं जो मुझसे थोड़ा बहुत कनेक्ट थे है ना, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को करते रहिए। देखिए जो हमने 9 सेट्स किए थे उसमें जो लेवल था मैथ्स और रीजनिंग का वो इजी ही था है ना। इजी कहूँगा मैं, मॉडरेट नहीं कहूँगा, लेकिन चलिए लिख लेते हैं इजी टू मॉडरेट था है ना। तो जो भी सिमिलर क्वेश्चंस है आप उनको अटेम्प्ट करते रहिए, यही आपका एक तरीका है मैथ्स और रीजनिंग सीखने का है ना। बाकी बहुत पीछे के जो आपके IBSCIO का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका इसके पहले 2021 के पहले आपका मुझे लगता है 2019 में हुआ था या 17 में हुआ था। तो बहुत पिछले पेपर्स को करने का कोई मतलब नहीं है, जो ट्रेंड में चल रहा है वही क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। बाकी आप लोग मॉक्स दीजिए, मॉक्स आपके ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया आपका है ना। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग मॉक्स दीजिए और अपनी वीकनेस देखिए। बाकी आपको इन मॉक्स में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है ना जो मुझे बताना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए या मुझे मेरे नंबर पर टेलीग्राम कर दीजिए। इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर दीजिए उन क्वेश्चंस को। मैं जब 10-15 क्वेश्चन ऐसे मेरे पास हो जाएंगे आप लोगों के दिए हुए तो मैं इन क्वेश्चंस को एक वीडियो में करा दिया करूँगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू।